हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन। ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, सो हम लोग दूसरे पॉइंट्स में मूव करेंगे, दैट इज़ दिस वन। ओके, इसमें है क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो लास्ट क्लास में आपने देख लिया था दैट प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज वाला होता है। व्हाट इट इज़ रिटन इन द सेकंड पॉइंट, दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल और द ऑर्बिट्स। ठीक है, दे हैव अ रिलेटिव चार्ज ऑफ -1। मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बताया है दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका ये रेड रेड बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में है और शेल्स में या ऑर्बिट्स में है, दोज आर ओनली नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, वही रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका जो चार्ज होता है ये -1 होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो आपका +1 होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका -1 होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होता है ये थोड़ा मैं बता दूं आपको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब जो होता है गैदरिंग, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करके इकट्ठे रहते हैं उस जगह को बोलते हो या उस चीज़ों को बोल देते हैं हम लोग क्लाउड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब जहाँ पर ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा करके एक एटम में कहाँ पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द शेल्स है, तो उस शेल्स में ही तो ज़्यादा करके आपको इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द आउटर पोर्शन ऑफ द एटम इन विच वी आर गेटिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। थर्ड पॉइंट जो हो रहा है वो क्या बता रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बता रहा है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स ये हम लोग बाद में पता करेंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि एक एटम के अंदर जितने आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे, सपोज करिए एक एटम है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसके अंदर ये जो मैंने बताया यहाँ पर दैट प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो अब एटॉमिक नंबर आपको तो पता है, जैसे हाइड्रोजन, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये हाइड्रोजन जो है सबसे पहला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो उसमें प्रोटॉन आपको जो मिलेंगे वो 1 मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे वो भी 1 मिलेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही कंक्लूजन लास्ट में निकल रहा है। मतलब जितने एक एटम में जितने एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा या एक एलिमेंट है उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें पाए जाएंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। बस आप अभी तक ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। This is the most important theory which is given by Sir John Dalton. Okay, in the first point what it is written that matter is made up of atoms which cannot be broken down further. ठीक है ना, मैटर जो है वो एटम्स से ही मिल करके बना हुआ है। ठीक है ना, जो कि जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं एटम्स को। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ऑब्वियसली ये तो पता ही है सबको। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सब पॉइंट्स है जो जॉन डाल्टन ने दिया है इन थ्योरी, आप उन्होंने दी है। ये थोड़ा सा जस्ट रीडिंग वाला चीज़ है, मैं फटाफट इसको रीड कर देता हूँ। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर व्हाइल एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल। ऑब्वियसली ये बोल रहा है, थर्ड पॉइंट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है कि सपोज करिए एक एटम, एलिमेंट का कोई एटम है वो आइडेंटिकल होगा ईच अदर। सपोज करिए मैं अगर एक सोडियम का ले लेता हूँ एटम और एक दूसरा एटम ले लेता हूँ वो भी सोडियम का ही है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा और इसका जो प्रॉपर्टी होगा सीधी सी बात है वो सेम होगी। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि अगर मैं सोडियम लेता हूँ और उसके साथ मैं क्लोरीन का ले लेता हूँ तो दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो होता है डिफरेंट। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सोडियम जो होता है वो आपका मेटल है और क्लोरीन जो है ये एक नॉन मेटल है।
ठीक है। सोडियम क्या है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। जब ये लोग रिएक्शन करते हैं तो जो बनता है वो होता है NaCl, ठीक है, NaCl, जो कि सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट है, जो आप लोग हम हमेशा घर में जो खाना वगैरह बनता है उसमें जो नमक का यूज़ होता है, दैट इज़ ओनली द सॉल्ट। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम लोग सोडियम को रिएक्शन करा करके NaCl बना देते हैं, दैट इज़ NaCl, ठीक है, तो ये हम लोग कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं खाने में। ठीक है, बट अगर इस सोडियम को अलग से लिया जाए और खा लिया जाए, इस क्लोरीन को उसके बाद अलग से लिया जाए, खा लिया जाए, मतलब इसको रिएक्शन करके नहीं, इसको इसके अपने ही स्टेट में, यानी कि सोडियम को सोडियम की तरह खा रहे हो और क्लोरीन को क्लोरीन की तरह खा रहे हो, और सोच रहे हो पेट में जा कर के वो दोनों नमक ही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर सोचोगे तो वो ऐसा नहीं होता है, वो पेट में जहर का काम करता है, इट इज़ अ पॉइजनस इन नेचर, वो आपको मार डाल सकता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ होता है। तो थर्ड पॉइंट में यही बोल रहा है कि दैट अगर सेम सेम एटम हुआ, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हुआ, तो इनका जो प्रॉपर्टी होगा और इनका जो प्रॉपर्टी होगा दोनों सेम होगा, दे विल बी, properties will be same because both the atoms are also same, that's why. Okay, but if the atoms are different, suppose if there is a hydrogen and there is oxygen, ठीक है, so both are different. Okay, तो दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। ठीक है ना, वही बोला जा रहा है इस थर्ड पॉइंट में। नाउ वी विल कम टू द फोर्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइंस इन डिफरेंट, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड को फॉर्म करने, कंपाउंड सपोज CO2, H2O, NH3, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ये सब कंपाउंड्स कहलाते हैं, कुछ कंपाउंड्स के नाम हैं। तो कंपाउंड्स को हमेशा हम लोग जब भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स तभी फॉर्म होते हैं जब एटम्स जो होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में या फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करें। डेफिनेट रेशियो का मतलब हुआ फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब भी एटम्स फिक्स्ड या डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो जो बनता है वो उसको बोलते हैं कंपाउंड। अगर यहीं पर हो गया कि जब डेफिनेट प्रोपोर्शन ना होकर के इनडेफिनेट प्रोपोर्शन या इनडेफिनेट रेशियो में कंबाइन करता है एटम्स, तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मतलब अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शंस या फिक्स्ड रेशियोज में मिल रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कंपाउंड, एंड इफ इट इज़ नॉट देन इट विल बी कॉल्ड एज अ मिक्सचर. Last point, the number and the composition of the atoms are constant for a given compound. Yeah, the number of the composition of the atoms are given are constant. ठीक है, कंपाउंड का तो क्योंकि वो फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड अमाउंट में कंबाइन कर रहा है, तो इसका जो क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन होगा या जो नंबर होगा वो भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन. Now we will move to the next one, that is the nucleus of the atom. In the nucleus of the atom what you will see, जस्ट न्यूक्लियस के बारे में बात करें. न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ द एटम, ये जो बीचों बीच रहता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. पहला वाला पॉइंट जो है वो बोल रहा है दैट द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली इन द एटम विच इज़ देयरफॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. या ठीक है, एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब एटम ना ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना ही नेगेटिवली चार्ज्ड है. क्यों? क्योंकि एटम के अंदर दोनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है. तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज चीज़ों को बैलेंस कर दे रहा है. दोनों चार्ज क्या हो जा रहे हैं? बैलेंस हो जा रहे हैं. इसके वजह से क्या हो रहा है, एक एटम जो है वो होल सोल में क्या हो जा रहा है, वो होल सोल में न्यूट्रल हो जा रहा है. ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके न्यूट्रलाइज कर दे रहा है. ठीक है ना. सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स सिंस दे ऑकर इनसाइड द न्यूक्लियस. मैंने पहले ही बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इन दोनों को एक साथ जब ये एक साथ होते हैं तो इनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर बोला जाए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं तो आप बोल दीजिएगा व्हेन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द सेम आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर. सपोज करिए एक एलिमेंट है जिसका है नाम सोडियम. ठीक है, आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट, सोडियम ही नहीं किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिएगा, आप देखिएगा उसके आसपास कुछ नंबर्स लिखे गए होंगे. ठीक है, सोडियम को देखिएगा तो सोडियम के आसपास आपको ये नंबर्स दिखेंगे.
जो कि 11 होगा और 23 होगा। जो छोटा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा एटॉमिक नंबर है कौन सा, और जो बड़ा वाला होगा उसे कहते हैं मास नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, जितना मैं समझ रहा हूँ बहुत इजी चीज़ था। जो छोटा नंबर होता है, एक छोटा होगा हमेशा और एक दूसरा जो नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा याद रखिएगा वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और जो ये बड़ा नंबर होगा जो इससे बड़ा होगा, इस वाले नंबर से वो बड़ा होगा, वो नंबर को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक है, आई होप दैट इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब यही एटॉमिक नंबर जो होता है, जैसे सोडियम का मैंने बताया था, तो एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला का बात करें तो Z इज़ व्हाट? Z इज़ डिनोटेड एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये पॉइंट में यही बता रहा है दैट इज Z एटॉमिक नंबर, इट इज़ इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें यही बता रहा है। ठीक है, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन आयंस। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, लास्ट वाला जो है मास नंबर। मास नंबर को जो है हम लोग A से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें ये बता रहा है मास नंबर को फाइंड करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने बताया था कि सोडियम जो है उसका 11 जो है एटॉमिक नंबर है और 23 जो है वो है आपका मास नंबर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि P। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो N है। ठीक है, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका, ये जो होता है ये आपका होता है मास नंबर। ठीक है, तो इससे आप मास नंबर का पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ 11, और ये जो है ये 23 है मास नंबर। तो आपको मास नंबर पता है, मास नंबर क्या है? मास नंबर दैट इज़ ए से हम डिनोट करते हैं इसको, तो ये मान लीजिए 23 है। कितना है? 23 है। ठीक है, अब मास नंबर बोला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। हमको तो पता नहीं है न्यूट्रॉन कितना है, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग पी क्या है, पी का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहाँ पर 11 जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम क्या करेंगे, इस 11 को इधर पे भेज देंगे, माइनस करेंगे, और एट लास्ट व्हाट वी विल गेट, अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आपको 12 मिलेगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 23 माइनस 12 सॉरी माइनस 11 दैट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पर हो जाएगा 12 दैट इज़ इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो हो गया न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का तरीका है कि एक